Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 8th of the September 2023, we will discuss The Hindu newspaper and editorial published in it. इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम अगर बात करें, हम कोट पढ़ते हैं अपने बचपन से ही, एकता में शक्ति होती है, संघ है शक्ति। अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। इस क्रम में देखते हैं तो एक हम कहानी हमको देखने को मिलती है बाइबल में, जो कि यहूदियों का बाइबल है। उसमें ये चीज़ है कि एक बार वहाँ पर बहुत भयंकर रूप से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से क्या होते हैं, लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। तो अपने जो निवास स्थान था उससे कुछ पूरब दिशा में चले जाते हैं और वहाँ पर एक सिनार नाम की जगह पर बस जाते हैं। और उनका ये प्लान होता है कि हम बाढ़ से बचने के लिए एक इतना ऊंचा भवन बना दें, बिल्डिंग बना दें कि कभी भी हम बाढ़ से प्रभावित न हो। उन्होंने गगनचुंबी बिल्डिंग बना डाला। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता थी। जो सभी लोगों का संगठन था, सभी लोग एक ही संगठन में, सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे। एक ही भाषा बोलने से क्या होता था, सब में आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ और लोगों की विचारधाराएं जो हैं आपस में रिजेम्बलेंस होने की वजह से एकता की शक्ति की बात वहाँ पर सामने आई और उन्होंने गगनचुंबी बिल्डिंग बना दिया। इतना ऊंचा कि वो स्वर्ग तक पहुँचने जैसा था। स्वर्ग के देवता को जब ये पता चला तो कि ये जो है मनुष्य जो है स्वर्ग तक आने तक के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसने देखा कि अगर हम ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग के देवता ने क्या किया, वहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई नहीं किया। उसने क्या किया, वहाँ के जो मेंबर थे उन सभी को डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया। एक्चुअल में डिफरेंट लैंग्वेज के ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप में बांट दिया। और धीरे धीरे कुछ समय बाद सभी लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, जिससे वे लोग आपस में विचारधाराओं में मतभेद आ गया और विचारधारा में आइडियोलॉजिकल जो है सेपरेशन हो गया, एलियनेशन हो गया। और फाइनली वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी वो एक दूसरे के जो है अब दोस्त नहीं रहे, मित्रवत व्यवहार नहीं रहा। तो इस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल में इस तरह की कोटेशन दी गई है कि डिसअपियरिंग लैंग्वेज, वैनिशिंग वॉइसेस। तो ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में अगर देखा जाए तो भारत का जो राजभाषा है हिंदी, इसको 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही इसको आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट किया गया। तो इसे जो है इसी क्रम में देखते हैं, ये लिखा गया है कि डिसअपियरिंग लैंग्वेज, वैनिशिंग वॉइसेस। अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है भारत में एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती है। जैसे हम देखें, भारत का संविधान है, 7th शेड्यूल है, जिसमें 8 शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची जिसमें है, उसमें 22 भाषाएं रखी गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश को भारत में एक सहायक भाषा के रूप में रखा गया है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये सहायक भाषा ना होकर के एक प्रमुख भाषा पूरे देश की हो गई है। और डिफरेंट राज्यों में अगर हम जानते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा न जाने पर इंग्लिश हर जगह लोग जाते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत की एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमन थ्रेड की तरह काम करता है कि मल्टीलिंगुअल जो कंट्री हमारा है। और ये प्रक्रिया ब्रिटिश राज से शुरू हो गई थी। इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ये शहरों में आजकल पॉपुलर हो रहा है और शहरों में अब इंग्लिश बोलना समझना ज़्यादा टफ नहीं रहा है। लेकिन अभी भी रिमोट एरिया, गांव में जो ट्राइबल एरिया हैं, जो जंगलों के किनारे क्षेत्र है, जहां पर अभी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, वहां पर ये समस्या है। तो हम यहाँ जो अभी स्टोरी हमने देखा है, जो बाइबल की स्टोरी थी, यहूदियों की बाइबल थी, जिसमें टावर ऑफ बाबेल कहा गया। उन्होंने टावर ऑफ बाबेल बनाया था और उसको बाद में जो देवता था उसने जो है नष्ट कर दिया था। तो हम देखते हैं कि ये जो है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर दुनिया के सभी लोग एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हर राज्य, भारत में आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ। पंजाब से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ भाषा के आधार पर। बॉम्बे से गुजरात, जो कि अब महाराष्ट्र गुजरात हो गए। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग हुए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुए कि ये इनका भौगोलिक क्षेत्र अलग है। लेकिन बहुत सारे राज्य जो हैं भाषा के आधार पर अलग हुए हैं। तो अगर भाषा के लेकर के इतनी समस्या है, तो अगर भाषा अगर एक स्पेसिफिक रीजन को यूनिटी प्रदान कर सकता है, तो पूरे कंट्री को क्यों नहीं प्रदान कर रहा है।
इसके पीछे तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया के सभी लोग एक ही भाषा बोलने लगें, सभी लोग एक ही भाषा को बातचीत को शुरू करें, कम्युनिकेशन करें, सारा उनका पढ़ाई लिखाई या बिजनेस कम्युनिकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है सभी व्यक्ति की, वो जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव स्ट्रेंथ के रूप में होती है, वो एक बहुत बड़े पावर के रूप में होती है। लेकिन हम जानते हैं ये पूरी दुनिया में संभव नहीं है। और आज देखते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहे हैं, वो एक्चुअल में भाषा के आधार पर कम्युनिकेशन और उनके अंडरस्टैंडिंग की जो प्रक्रिया है वही फेल हो जा रही है। और ऐसा भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने सोचा कि हम भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे तो सभी लोग इंग्लिश हो जाएंगे, इंग्लिश होने से क्या है हमारी बात मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, ये कितना सही है पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत ब्लंडर मिस्टेक किए थे, बहुत बड़ी गलती कर दिया उन्होंने कि इंग्लिश टीचिंग करके। इससे क्या हुआ, पूरे देश के सभी लोग एक दूसरे की भाषा समझने लगे, उनकी फीलिंग को समझने लगे, उनकी आइडियोलॉजी को समझने लगे, और पूरा देश एक तरीके से यूनाइट हो गया कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट। अब कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट हो गया, जब पूरा देश यूनाइट हो गया तो उन्होंने क्या कि एक शक्ति मिली, और डिफरेंट रीजन में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी, वो क्या किया, एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेशन स्थापित किया और एक दूसरे से आसानी से अटैच हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रीजन में अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन होता था तो देश के अन्य हिस्सों में उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट दिखता था। ये सही बात है कि ये जो है कम्युनिकेशन का ही असर था। तो कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लिश सिखाया वो एक्चुअल में उनके लिए ही जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक शामिल हुआ। तो हम देख सकते हैं कि पावर ऑफ कॉमन लैंग्वेज ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास संभव नहीं है। लेकिन ये लैंग्वेज ही हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और इमोशन, ये एक्चुअल में इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। और इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में भारत में इमोशन से नहीं, ये दिखावे से जुड़ा हुआ है। ये जो है रिप्रेजेंट करता है भारत में एक फिक्सिशियस है, स्यूडो बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है कि भारत में जो इंग्लिश जानता है वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो है उच्च दर्जे का व्यक्ति है, उसको जो है हाई रिस्पेक्ट मिलती है। इस वजह से भी भारत में है। तो भारत में जो है यहाँ पर ये इमोशनल टच नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल टच है कि जिसके पास मोर इन्फॉर्मेशन होगा, इंग्लिश इन्फॉर्मेशन होगी, वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड है। इस तरीके के इमोशन को एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ये फोरकास्ट ऑफ लैंग्वेज एक्सटेंशन हम देख रहे हैं भारत में, ये पूरी दुनिया में पशुओं के, पक्षियों के यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात होती है कि जो है बहुत सारे जो है स्पेसीज जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, उनके ऊपर हमने एक रेड बुक भी बना लिया है कि कौन वल्नरेबल है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन जो है नियर थ्रेटेंड है, या जो कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाषाओं की बात की जाए, लैंग्वेजेज की, तो पूरी दुनिया में अनुमानित है कि 7000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं जो कि मदर टंग के मातृभाषा के रूप में बोले जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या लगातार श्रिंक हो रही है, घटती जा रही है। और इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल जो है एक मॉडल पब्लिश किया गया है, जो इकोनॉमिक जर्नल ने किया है, जिसमें पाया गया है कि दुनिया की 40% भाषाएँ जो मातृभाषाएँ लोग बोलते हैं, वो उनमें से करीब केवल 35,000 स्पीकर बचे हैं और 100 वर्ष के अंदर वो भी समाप्त हो जाएंगे। यानी एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया को देखा जाए तो जो मदर टंग या जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक्चुअल में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो श्रिंक हो रही है और वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये बहुत सारे नॉलेज होते हैं जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होते हैं, वो समाप्त होने के साथ साथ वो जो है बहुत तेज़ी से वो नॉलेज भी ख़त्म हो जाते हैं। पूरे दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के लगभग आधी आबादी, मोर देन 50% जो पर्सन हैं वो 10 जो है 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी फेसेज ए ग्रेव थ्रेट। बहुत ही ग्रेव थ्रेट की बात है कि दुनिया की केवल 10 भाषाएं ऐसी हैं जिससे 10 जो है 50% से ज़्यादा लोग बोलते हैं, और दुनिया की बाकी भाषाएं जैसा कि हमने कहा 6990 भाषाएं ऐसी हैं जिसमें जो है 50% से कम लोग बोलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश का एक असर ये भारत पर या भारत के अलावा अन्य देशों पर ये है कि इन्होंने कॉलोनियल पीरियड से ही जो है इसको जो है भारत पर या जैसे भारत के अलावा जिन देशों पर उनके शासन था उन्होंने थोप दिया। इससे उनका एक्सप्रेशन, उनका जो है प्रभाव बढ़ा और उनकी जो है पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। लेकिन अगर हम देखा जाए
जो भाषाओं का एक्सटेंशन हो रहा है, जो विलुप्तीकरण की प्रक्रिया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान दे कौन रहा है? आखिर भाषाएं विलुप्त हो क्यों रही हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाषाएं विलुप्त हो क्यों रही हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है माइग्रेशन ऑफ द पीपल। अगर कोई व्यक्ति, हम जानते हैं, लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, साथ ही साथ जो नॉलेज वाली बात है, जैसे गूगल सर्च करना है या किसी को इंटरनेट पर, ये बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम मोबाइल में, कंप्यूटर पर यूज करते हैं, उनकी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है। हाँ, कुछ लोगों ने सुविधा दिया है हिंदी को या अन्य रीजनल लैंग्वेज को, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मेन कंटेंट उनका इंग्लिश का होता है। यूपीएससी एग्जाम कराती है तो पेपर इंग्लिश में बनते हैं और फिर उसको जो है हिंदी में या अन्य, चूँकि यूपीएससी 2 ही लैंग्वेज में लेती है तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होता है। इसी साथ साथ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सिर्फ इंग्लिश में काम करते हैं। हाँ, ये है अलग बात है, कुछ हाई कोर्ट अब जो है रीजनल लैंग्वेज में काम करना शुरू कर दिए, लेकिन उनका प्राइम लैंग्वेज आज भी इंग्लिश है। इसके अलावा देखा जाए तो संविधान में भी लिखा है, या जब कोई हम पेपर देते हैं, स्पेशली यूपीएससी चाहे स्टेट का चाहे किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है अगर किसी लैंग्वेज को लेकर के, उसके टर्मिनोलॉजी को लेकर के, कोई मीनिंग को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ देखते हैं इस संविधान में भी 98वें संविधान संशोधन में भी लिख दिया गया है, जैसा कि अगर कोई भाषा को लेकर के समस्या आएगी तो राष्ट्रपति महोदय जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फाइनली इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अभी हमने देखा कि तमिलनाडु, केरल में, जो कि ये लोग एक्चुअल में हिंदी भाषा का प्रमुखता से विरोध करते हैं, तो वहाँ पर भी ये मामले देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि माइग्रेशन, जब पब्लिक पर्सन का एक माइग्रेशन होता है तो जब वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है तो एक्चुअल में वो जहाँ पर नए प्लेस पर जाता है, तो अगर वहाँ पर हमको इकोनॉमिक एडवांटेज चाहिए, वहाँ पर नए प्लेस पर अगर हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ानी है, क्योंकि बेरोजगारी हर जगह, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से अगर हमें एम्प्लॉयमेंट पाना है, साथ ही साथ वहाँ पर हमको जो है एक रोज़गार चाहिए, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, अगर आप अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को प्रेफरेंस मिल जाती है। इसलिए जो बिजनेस मॉडल है या जो लेबर वर्ग है, अगर वो वहीं की लोकल लैंग्वेज को सीख लेता है तो उसको प्रेफरेंस मिलने लगती है। इस तरीके से देखते हैं फर्स्ट जनरेशन जो माइग्रेट है वो एक्चुअली बाईलिंगुअल बन जाता है या मल्टीलिंगुअल बन जाता है। वो अपने लोकल लैंग्वेज जानता है, साथ ही साथ जहाँ पर माइग्रेट किया वो भी जानता है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको अपनी मदर टंग पर जो है, अपनी मातृभाषा पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। और जो उसकी नई पीढ़ी आती है, थर्ड जनरेशन, वो एक्चुअल में देखा जाता है कि जो उसकी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, यानी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की या ग्रेट ग्रैंड फादर मदर की, ग्रैंड पेरेंट की, उनकी लैंग्वेज और जो थर्ड जनरेशन है उनमें लैंग्वेज में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। पूरी तरीके से जनरेशन चेंज हो गई है, उनके जो आइडियोलॉजी चेंज हो जाते हैं, उनके नॉलेज चेंज हो जाती है, उनके इन्फॉर्मेशन का जो है मेथड चेंज हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि एक मातृभाषा का जो ग्रुप था वो छोटा हो रहा है। इसके पीछे का एग्जाम्पल भी सामने है कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश जो है 340 मिलियन यानी 34 करोड़ जो है नेटिव यहाँ का स्थानीय लोग बोलते हैं, जिसमें से 1.2 बिलियन सेकंड लैंग्वेज स्पीकर है। यानी भारत भाषा की बात की जाए तो इंग्लिश 34 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन जिनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है ऐसे लोगों की संख्या 1 अरब 20 करोड़ है। यानी देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, करीब करीब 4 गुना जो है संख्या ऐसी है जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? भारत ही है। भारत में बात की जाए या पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो 586 मिलियन यानी 58.6 करोड़ पर्सन बोलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा है। फिर भी जिस तरह इंग्लिश की संख्या बढ़ रही है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या भविष्य में और बढ़ती जाएगी। क्या ऐसा हिंदी के साथ होगा? तो ऐसा संभावना नहीं दिखती है। अब देखते हैं कि जब हमारे पास समस्या माइग्रेशन की सबसे बड़ी है, एजुकेशन माइग्रेशन, दो समस्याएं हैं, तो अगर हम देखा जाए तो लैंग्वेज का कोई इंडेक्स भी है कि जो एनालिसिस करके ये बताएं कि किस तरीके से चेंजिंग हो रही है। तो इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है एक क्वांटिटेटिवली जो है उस पूरी मेथड को अंडरस्टैंड करने की प्रक्रिया है कि पिछले 30 सालों में क्या क्या हुआ है, मदर टंग की स्पीकर कितने थे, उनकी संख्या वर्ल्ड में कितनी बढ़ी है घटी है, इन चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाए गए हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ये दी जाती है कि जो दो प्रोबेबिलिटी बताता है
ये इंडेक्स लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स, अगर हम दुनिया में किसी भी दो पर्सन को सिलेक्ट कर लें रैंडमली, किसी भी जगह से किसी व्यक्ति को सिलेक्ट कर लें, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो दोनों पर्सन डिफरेंट मदर टंग के होंगे, उनकी मातृभाषा अलग अलग होगी। तो इसके लिए एक पैरामीटर बनाए गए हैं कि अगर हम रेंज में 0 असाइन करते हैं वैल्यू अगर किसी को, इसका मतलब है कि एवरीवन हैज़ द सेम मदर टंग, यानी अगर किसी रीजन को, किसी स्टेट को या किसी कंट्री को हम 0 असाइन करें एक रैंकिंग, या उसके रेंज को, रैंकिंग रेंज को असाइन करते हैं, इसका मतलब है वहाँ पर सभी व्यक्ति सेम भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर हम 1 रिप्रेजेंट कर क्या करता है, नो टू पीपल हैव द सेम मदर टंग, यानी अगर 1 रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों की मातृभाषा अलग अलग है, कोई भी दो व्यक्ति एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, यानी एक फैमिली है ग्रुप को। तो इस तरीके से देखता है कि हम देखते हैं कंट्री दैट है पीपल विथ ए स्मॉलर नंबर ऑफ मदर लैंग्वेज हैव ए लोअर LDI, तो जिनकी संख्या कम बोलने वालों की संख्या LDI जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो कम होगी। तो एग्जाम्पल पर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम की जो LDI है वो 0.139 है, यानी हम देखते हैं ये संख्या भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत की ये 0.930 है, यानी ब्रिटेन में देखा जाए तो LDI काफ़ी कम है, यानी वहाँ पर एक ही भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, जबकि भारत में देखा जाए 0.930, इसका मतलब हम बिल्कुल 1 से बहुत थोड़ा पीछे हैं। इसका मतलब भारत में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की जो है LDI 0.353 है, यानी वहाँ पर भी संख्या इस इंडेक्स की वैल्यू कम होने का मतलब है कि वहाँ पर एक ही भाषा यानी इंग्लिश, फ्रेंच या कोई अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है, अदर भाषा बोलने वालों की संख्या कम है। इसमें देखा जाए तो जो कुछ अजूबा, जैसे हम देखते हैं दुनिया के 8 अजूबे कौन हैं, तो हैती, दुनिया का जो लोवेस्ट रैंकिंग कंट्री है वो हैती है। हैती का कितना इंडेक्स है, 0। अभी हमने 0 को क्या देखा था, 0 मतलब एवरीवन हैज़ द सेम मदर टंग, यानी हैती दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर हर व्यक्ति एक ही भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता ही नहीं है। इसका मतलब वो छोटा कंट्री है, वो आपस में बातचीत करने में उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कम्युनिकेशन जो है गैप नहीं दिखने का कि उनको आइडियोलॉजिकली एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। क्यूबा 0.001, यानी वहाँ पर भी लगभग बहुत ही कम डाइवर्सिटी है, बहुत ही कम भाषाएं हैं जो एक मेन भाषा के अलावा बोली जाती है। और समोया 0.002, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है। वहीं बात कीजिए दुनिया के जो टॉप 3 कंट्री हैं जो इनमें लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो पापुआ गिनी में 0.990, वनातु 0.972 और सोलोमन आइलैंड 0.965। ये जो है प्रशांत महासागर में छोटे छोटे देश हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये ऐसे देश हैं जिनकी जो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स इतनी ज़्यादा है कि इसको हम मान सकते हैं कि दुनिया की करीब 99% पापुआ गिनी की पर्सन जो हैं डिफरेंट भाषा बोलते हैं। वनातु के करीब 97% और सोलोमन आइलैंड के 96-96% लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। यानी वहाँ पर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग देशों से जाकर के किसी तरह लोग बसे हैं, या वहाँ के जो एक रीजनल ग्रुप बना हुआ है, जो ट्राइबल ग्रुप है, वो हर ग्रुप अपने अपने एक आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए है और उन्होंने दूसरे के कल्चर को, लिंग्विस्टिक कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से उनका जो है आज ये स्टेटस है, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखें ILD जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया की जो ग्लोबली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो एक्चुअल में 20% घटी है 1970 से 2005 के बीच में। तो 1970 से 2005 यानी 35 सालों में 20% डिक्लाइन हुई है। रीजनल लेवल पर बात की जाए तो इंडिजिनस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है करीब 60% तो अमेरिका में घट गई है। यानी हम देखते हैं पूरी दुनिया से माइग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका की तरफ होता है। लोग अमेरिका में जाते हैं, ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा जो है फ्रीडम है, ज़्यादा पैसे हैं, उस वजह से लोग अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं इसका एक असर साफ दिखता है कि माइग्रेशन होने की वजह से लोग अपनी लैंग्वेज को छोड़ करके वहीं की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर 60% डिक्लाइन हुआ है। 30% पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यानी पैसिफिक रीजन और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके 30% डाउन हुआ है। और ऑलमोस्ट 20% अफ्रीका जो कि एक कल्चरली जो है एक बहुत डिस्टिंक्ट कंटिनेंट ही, वहाँ पर तो नए नए देश बना दिए जाते हैं इस आधार पर कि वहाँ का जो है ट्राइबल ग्रुप, वहाँ पर लड़ाई चलती है एक देशों के बीच में
कि कौन जो है बड़ा समुदाय है, किसके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी 20% डिक्लाइन हुई है। अगर हम देखें तो 1000 भाषाएं ऐसी हैं 7000 भाषाओं में, जो कि कुछ पिछले पीरियड में देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन में जो है करेक्ट पिक्चर देखा जाए तो उनकी कोई पॉपुलेशन स्पेशली बढ़ नहीं रही है। और अगर देखते हैं कि जो वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेज हैं, इनके जो है चेंजिंग पैटर्न बढ़ रहे हैं और ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो कुछ डोमिनेंट लैंग्वेज हैं उससे ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो अदर जो है लैंग्वेज वो थोड़े से डोमिनेंस उनका कम हुआ है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका, एक अमेरिका की सोसाइटी है, वो बात करती है कि दुनिया में करीब डजन्स ऑफ लैंग्वेज टुडे हैव ओनली वन लिविंग नेटिव स्पीकर, यानी पूरी दुनिया में कोई इसको ऐसी भी भाषाएं हैं, दर्जनों भाषा ऐसी हैं जिसको बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, और जैसे वो व्यक्ति मरेगा उसकी पूरी आइडेंटिटी कल्चर जो है वैनिश हो जाएगी। यानी देखा जाए सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उसका पूरा कल्चर, उसके कल्चरल नॉलेज चेंज हो जाएगी, और एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ श्रिंकिंग कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, साथ ही साथ कल्चरल होमोजिनाइजेशन होगा, यानी एक ही जो है कल्चर को, एक ही भाषा को, एक ही आइडियोलॉजी को मानने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो ये तो रही पूरी लैंग्वेज पर डिस्कशन। आइए देखते हैं इंडिया, भारत की। जैसा कि हमने देखा भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ शब्द है, लेकिन इस पर चर्चा चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि भारत में क्या सिचुएशन है। यूनेस्को एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस 2018 में पब्लिश किया, जिसने बताया कि 42 भाषाएं भारत में ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन की तरफ, विलुप्त होने की प्रक्रिया में है, वो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं, और ऐसे भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी कम है। यानी देखा जाए तो जो यूनेस्को एक्चुअल में नॉर्म बनाता है, रूल बनाता है, तो किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या 10,000 या उससे कम हो जाती है तो मानता है कि पोटेंशियली इंडेंजर्ड लैंग्वेज है और कुछ सालों बाद वो विलुप्त हो सकता है। और बहुत सारी भाषाएं जो है एक्चुअल में जो ट्राइबल्स की है, इंडिजिनस जो भाषाएं हैं, जिनका जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, या जिनकी डाइवर्सिटी जो है बहुत कम है, एक स्पेसिफिक रीजन में वो क्या कहे हैं सराउंडेड हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर हैबिटेट हैं, तो उनकी जो है नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, और फाइनली वो डिस्टिंक्ट होने की उनकी खतरा बना रहता है। तो जैसा कि हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम देखते हैं कि हमारी जो लॉस ऑफ स्पेसीज हो रही हैं, तो क्या उसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज के लॉस को हम नहीं बचा सकते, जैसे हम बायोस्फीयर कहते हैं और लिंग्वियोस्फीयर, इसमें एक वर्ड यूज किया गया इस आर्टिकल में लिंग्वियोस्फीयर, तो क्या हम लिंग्वियोस्फीयर नहीं बना सकते हैं जिसमें हम सभी भाषाओं को जो लॉस होने वाली हैं, जिनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समाप्त होने वाली है, तो उनसे जुड़े डिफरेंट कल्चरल वेरिएशन, ओपिनियन, व्यू को हम नॉलेज को इकट्ठा करें, अदरवाइज वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसमें देखा जाए, इसमें जो है एलएसए ने कुछ काम करना शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, अब डिफरेंट लोगों की जो इंडेंजर्ड भाषाएं हो रही हैं उसमें कुछ वीडियो टेप्स बनाते हैं, ऑडियो टेप्स बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड को रिटेन बनाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, और साथ ही साथ उनका डिफरेंट लैंग्वेज में जैसे विशेषकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, जिससे कि ये पता चल जैसे कि एक कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज था जिसको कोई किस तरीके से बोलता था, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और कुछ अगर उसके ग्रामर हैं, रिटेन जो है अल्फ़ाबेट हैं, तो हम उसको लिख भी सकते हैं, जिससे बाद में उसको एक हेरिटेज के रूप में, लिंग्विस्टिक हेरिटेज के रूप में रखा जा सके। तो ये था आर्टिकल, थोड़ा आर्टिकल ये बड़ा था, लेकिन इसमें देखा जाए तो 14 सितंबर आ रहा है हिंदी दिवस, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हो सकता है ये आर्टिकल लिखा गया हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। नेक्स्ट आर्टिकल है फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक। सियोल क्या है, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में रिवॉल्वरी है। जापान और कोरिया का भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, जापान का चाइना के साथ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया का चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इसमें हमें एक नए नए पार्टनर की आवश्यकता की महसूस हो रही है, पूरा वर्ल्ड महसूस कर रहा है। सबसे बड़ा कारण है चाइना का एक एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो हिस्टोरिक कैंप डेविड समिट हुआ है अभी अगस्त महीने में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया हम कहते हैं, इनकी एक मीटिंग थी। और एक्चुअली में देखा जाए तीनों जो है ट्रेडिशनल एलाई हैं, ट्रेडिशनली मित्र देश हैं। और भारत की बात की जाए तो ये आर्टिकल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भारत और कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर हम जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया करें उसका मतलब दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। तो उनके जो भारत और जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो हम रिलेशनशिप देखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके भी 50 साल हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि जापान, यूनाइटेड स्टेट और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो हैं, एक जो है जापान और चाइना तो थे, सॉरी हाँ,
जापान और अमेरिका तो थे, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया भी अब एक बहुत बड़ा पोटेंशियल के रूप में उभर रहा है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ सकता है। इस कैंप डेविड मीटिंग का सिग्निफिकेंस एक्चुअल में क्या है, तो साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट जो है एक ट्राइलेटरल मीटिंग कर रहे हैं, और ये इस मीटिंग के साथ साथ देखा जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्चुअल में जापान और कोरिया के रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तो नहीं हैं, तो उन्हें रिपेयर करने की आवश्यकता है, और बायलैटरल या मल्टीलेटरल टॉक के द्वारा या एग्रीमेंट या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके माध्यम से हम सुधार सकते हैं। इस क्रम में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की हम जानते हैं अब अस्तित्व जो है तो है, परंतु उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस ने अभी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में स्वयं कहा कि ही रिप्रेजेंटिंग द पास्ट वर्ल्ड, वो बीते हुए दिनों के जो वर्ल्ड है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने देखा कि अमेरिका जो है डिफरेंट ग्रुपिंग बना रही है डिफरेंट रीजन में, जैसे कि AU, KUS यानी यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। फिर क्वाड है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट। चिप 4 अलायंस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जो कि चिप बनाने की मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, इन लोगों आपस में एक अलायंस बना लिए हैं। इस सब में देखते हैं कि US जो है हर जगह पर है, यानी US एक अलायंस बना रहा है हर डिफरेंट रीजन में, जिससे कि अपनी स्ट्रांग पोजीशन को मेंटेन कर सकें। इससे देखा जा सकता है कि साउथ कोरिया के अंदर एक पोटेंशियल है, को स्ट्रेटजिक जो है रिलेशन के रूप में एक बहुत बड़ा पार्ट निभा सकता है। लेकिन इसमें एक हर्डल ये है चाइना को, अमेरिका चाइना में नहीं पड़ती है, अमेरिका जापान में नहीं पड़ती है, अमेरिका चाइना में नहीं पड़ती है, जापान और चाइना में नहीं पड़ती है, भारत और चाइना में नहीं पड़ती, भारत और ताइवान में नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से देखते हैं चाइना जो है बहुत सारे लोगों से दुश्मनी मोल ले लिया है, इसीलिए ये जो है डिफरेंट ग्रुपिंग भी हो रही है। तो लेकिन साउथ कोरिया के साथ कुछ अलग मामला है। साउथ कोरिया का चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, एक्चुअल में उसका देखा जाए इकोनॉमिक जो है पार्टनरशिप है चाइना और साउथ कोरिया के बीच में, तो वो बहुत अच्छा है। साउथ कोरिया का जो टोटल अराउंड 20% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है वो चाइना को ही होता है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसी है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, अब वो भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि उसमें कोई चेंजिंग वो लाना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो योल है या साउथ कोरिया है वो भी अब चाह रहा है कि हम भी जो है टोक्यो के साथ थोड़े रिलेशन को अच्छे करें, और जो बिटरनेस है, जो हिस्टोरिक मामले हैं उसको समाप्त करें, और फाइनली हम अपने फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि जो है वहाँ पर हम एक ग्लोबल पायोटल स्टेट के रूप में उभर सकें। तो एक्चुअल में साउथ कोरिया ग्लोबल पायोटल एक धुरी के रूप में उभरना चाहता है कि जो वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिक, एक्चुअल में साउथ कोरिया के इकोनॉमिक पावर ही है, उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। वो अपने इकोनॉमिक पावर को चाह रहा है कि हम डिफरेंट देशों के साथ अलाइनमेंट करके हम एक जो है ग्लोबल पायोट स्टेट बन जाए, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एरिना में भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सके। तो जियो पॉलिटिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो 50 ईयर भी कंप्लीट हुए हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम भारत और इंडो पैसिफिक के बीच में एक नेचुरल पार्टनर के रूप में कोरिया तो रहा ही है, लेकिन कोरिया के साथ हम अपने और रिलेशन को बढ़ा सकते हैं। और जो इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी लोकेशन है, चाइना के क्लोज है और यूनाइटेड स्टेट का ये जो है बहुत खास देश है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक हमारे पास एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी मामला बन सकता है, लेकिन फाइनली मेरा जो व्यू है इतना है हो नहीं सकता है, क्योंकि सबको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबको ज़्यादा पहले दिखती है। इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने का सबका एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है हम बहुत ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए सारा मामला एक्सपोर्ट पर होता है। तो डिफेंस और न्यूक्लियर के रेंज में भी, न्यूक्लियर जो है क्षेत्र में भी कोऑपरेशन की बात चल रही है, लेकिन एक समस्या आ सकती है। कोरिया जो है न्यूक्लियर जो पावर प्लांट बनाएगा या अन्य चीज़ें बनाएगा वो भारत को सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत कुछ ऐसे ग्रुपिंग है जिसको भारत ने साइन नहीं किया है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, जो हम भारत एनुअल समिट करता है, 2+2 डायलॉग चलते हैं, जैसे कि हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ चलता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रसिया के साथ चल रहा है, तो साउथ कोरिया भी चाहता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो। अब अगर दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में हो जाए। और तो हमारा डिफेंस जो कि 2+2 डायलॉग होता है, एक्चुअल में डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच का डायलॉग होता है। तो अब इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन रिलेशन तो ठीक हैं, लेकिन डिफेंस को भी वो बूस्ट देना चाहते हैं। तो जो इंडिया में मेक इन इंडिया है तो उसको भी यूटिलाइज करना चाहते हैं। और देखा जाए तो K9 वज्र 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉर्टिजर जो तोप है, ये एक्चुअल में L&T
जो है बनाती है, इसको जो है साउथ कोरिया की हैनवा डिफेंस ये उसको बनाती है। नहीं देखा जाए तो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन भी है और ये आगे उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो कोरियन बिल्ड सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एक मामला बनता है कि कोरियन बिल्ड सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसको जो है इंडिया यूएस को हम जानते हैं कि डील तो हो गया और इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो ये इनका जो सेफगार्ड उन्होंने किया, जिसके बाद जो है भारत जो है एक्चुअल में एनएसजी ग्रुप में जो है उसको वेव कर दिया, माफ़ी दिया कि भारत जो है ये डील कर सकता है, अदरवाइज ये डील की परमिशन नहीं थी। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से कुछ हर्डल आ सकते हैं, लेकिन इसको जो है बायलैटरल स्थिति को मेंटेन करते हुए मेंटेन किया जा सकता है। तो एक्चुअली हमारा आर्टिकल फाइनल में यही बताता है कि साउथ कोरिया भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, साउथ कोरिया वर्ल्ड में इकोनॉमिक पोजीशन उसकी है परंतु पॉलिटिकल पोजीशन उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, परंतु वो डिफेंस के माध्यम से बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट ये छोटे आर्टिकल जो हैं बिल्डिंग कंसेंसस। तो द सक्सेस ऑफ द G20 समिट हिंज ऑन द ट्रूस एमंग फ्रैक्सिशियस पार्टीज। तो हम देख रहे हैं फ्रैक्सिशियस पार्टी तो हैं ही G20 में, और G20 एक्चुअल में G7 को ही जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है उसी का इगैलिटेरियन वर्जन है G20। तो इस आर्टिकल में एक्चुअल में जो डिस्कस किया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्री इमिनेंट फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई है। और एक्चुअल में इसमें जो है कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि G20 की मीटिंग होने जा रही है तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो मेन डिस्कशन वाली बातें हो सकती है जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिविएशन की बात हो सकती है, और जो यूक्रेन का रसिया का कन्फ्लिक्ट है इस बात पर, लेकिन एक्चुअल में इस पर कोई संभावना ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले इंश्योर कर दिया कीव और मास्को दोनों विजिट किया था। तो भारत की जो प्रेसिडेंसी है इसे हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे कंटेंशियस रिलेशन है, तो इसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसमें ये मेन पोर्शन ये रखा गया है कि जो भारत होस्ट कर रहा है, तो एक्चुअली भारत ने साफ कर दिया कि हम यूक्रेन रसिया की लड़ाई की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली हम ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। तो भारत का मेन जो है इसमें वर्जन है कि हम अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड करने की बात की जाए, यानी अभी G20 G21 बनने की संभावना दिख रही है और इस पर कंसेंसस भी है। तो इसको डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें जो है जो हम बात करते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इन्हीं सब की बातों को लेकर के ये आर्टिकल है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, रिस्टोरिंग आर्डर। तो आसियान जो है, आसियान डिड वेल टू कॉल आउट द म्यांमार जुंटा रिप्रेशन ऑफ डिसिडेंट। तो एक्चुअल में इसमें देखा जाए रिस्टोरिंग आर्डर का बात यह है कि रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन द म्यांमार। तो जो 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं, एशियान कंट्री, उन्होंने फाइनली उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि जो जुंटा है, जो आर्मी गवर्नमेंट है म्यांमार में, वह क्या करे, वहाँ पर वायलेंस बंद करे और जो वहाँ पर एक्चुअल में जो शांति व्यवस्था है वो स्थापित नहीं कर पा रहे, उसे वो मेंटेन करें। क्योंकि पिछले 2 सालों में जो तख्ता पलट जब से हुआ है वहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जुंटा ने कहा कि हम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो है दोनों बढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली देखा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ दोनों से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, डेमोक्रेसी तो वहाँ ख़त्म हो गई है। तो आसियान का भी प्लान है जो कि उसे जो है उन्होंने कहा है, और इस क्रम में उन्होंने भी कहा कि 2026 में एक्चुअल में जो इस ग्रुप की आसियान ग्रुप की प्रेसिडेंसी थी वो म्यांमार को मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा अब डिक्लाइन कर दिया गया, उसकी चेयरमैनशिप उसे नहीं मिलेगी। और जो आसियान की 10 देश हैं इनकी चेयरमैनशिप किस तरीके से मिलती है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, यानी कि सभी लोगों के कंट्री के नेम को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज किया जाएगा, उसी आधार पर मिलता है। जैसा कि ब्रिक्स जो है, जिसमें जो ब्रिक्स सम्मेलन अभी देखा है हमने जोहान्सबर्ग में हुआ, जिसमें भारत, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है, इनके भी आर्डर को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में रखा गया। तो आसियान को भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, और उसी क्रम में इनको जो है प्रेसिडेंसी मिलती है। तो अब इसके बाद जो है म्यांमार को न मिल करके फिलीपींस को मिल जाएगी ये, और म्यांमार को चूँकि 10 देश हैं इसलिए उसको प्रेसिडेंसी के लिए फिर से 9 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए वो जो मिलिट्री शासन है, क्योंकि इसका जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा हमने देखा भारत में G20 हो रही है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है, भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है म्यांमार का ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो लॉस करने वाला है।
तो अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला कर इस आर्टिकल का यही कहना है कि आसियान एक मूव की तरफ बढ़ा है और उसका एक मूव जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी था कि वो वहाँ पर डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ हो काम करे। अदरवाइज वहाँ की डेमोक्रेसी तो मेंटेन हो नहीं रही है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं और वहाँ के लोग जो है पड़ोसी देश में स्पेशली भारत में भाग के आ रहे हैं, जो कि माइग्रेशन की समस्या को जन्म दे रहे हैं। सो द ओनली सोल्यूशन टू द मल्टीपल क्राइसिस म्यांमार इज फेसिंग इज द रेस्टोरेशन ऑफ द लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रेजिम। तो एक रिस्पॉन्सिव रेजिम इस्टेब्लिश करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए वहाँ पर इलेक्शन कराया जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक शेयर करें और लोगों से जुड़ने के लिए उन्हें भी फॉरवर्ड करते रहें। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।